हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं यूनिट नंबर 2, आपकी जो 5वां पेपर है BD 105 सब्जेक्ट की एनवायरनमेंट एजुकेशन की क्लास है ये। और 1 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, तो वो प्ले लिस्ट में जाकर के आप चेक कर सकते हो और उस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए। तो ये संजय मॉडल पेपर की हम कंप्लीट सीरीज को लेकर के चल रहे हैं। बाकी बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि सर क्वेश्चंस को थोड़ा डिस्कस कर दिया करो, उसके बारे में बता दिया करो। देखिए, ये मॉडल पेपर है, तो अगर हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करने पे बैठ जाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा और मॉडल पेपर भी कवर नहीं हो पाएंगे फिर। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको जो क्वेश्चंस बताने के लिए होंगे वो 1-2 बता दिया करूँगा आपको, और सारे क्वेश्चंस को कवर करूँगा जल्दी से जल्दी। और उसके बाद जैसे ही मॉडल पेपर ख़त्म हो गए, मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो भी रहेंगे सभी सब्जेक्ट के, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस सारे कर दूंगा मैं कॉन्सेप्ट वाइज, और सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा। तो वो वीडियोस में लेकर के आ जाऊंगा जल्दी से आपके ये मॉडल पेपर ख़त्म होने के बाद, क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस हम लोगों को मॉडल पेपर्स को देनी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चंस आने वाले हैं तो इन मॉडल पेपर से ही एज इट इज़ एस आने वाले हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। बाकी कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही जाएगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी इतना टाइम भी नहीं है। तो इसलिए पहले मॉडल पेपर को सबसे पहले प्राथमिकता दीजिए और इनको कवर किया जाए, इसी से तुम्हारे मार्क्स अच्छे आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इसी क्लास को। बाकी किसी को मॉडल पेपर की अगर PDF चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। द मिशन टीचर नाम से टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ पर हमारा टेलीग्राम पर मोबाइल नंबर दे रखा है, तो उस पर मैसेज कर आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं यूनिट नंबर 2 को। पहला क्वेश्चन हमारे सामने, यूनिट नंबर 2 का नाम है पर्यावरण शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या है। ठीक है, यानी कि करिकुलम ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरणीय शिक्षण की विधियाँ हैं। तो पर्यावरण शिक्षण की विधियाँ औपचारिक होती हैं और अनौपचारिक होती हैं। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, A और B दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सी विधि पर्यावरणीय शिक्षा की विधि नहीं है। तो इसका सही आंसर रहेगा D, व्याख्यान विधि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, प्रयोगात्मक विधि से पर्यावरणीय शिक्षण के चरण हैं। तो प्रयोगात्मक विधि से पर्यावरणीय शिक्षण के चरण हैं, नियोजन होता है, क्रियान्वयन होता है और निष्कर्ष भी होता है। यानी कि जब प्रयोगात्मक विधि के द्वारा हम किसी भी चीज़ का शिक्षण करते हैं तो उसका हम नियोजन करते हैं पहले, फिर उसको क्रियान्वयन करते हैं, उस पर प्रैक्टिकल किया जाता है, और उसके बाद लास्ट में हम निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है, तो आपको पता ही होगा, जब भी जैसे आपने 11th-12th में प्रैक्टिकल किए होंगे तो वहाँ पर ये सेम यही प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। पहले नियोजन, उसके बारे में जानना, और फिर क्रियान्वयन करना, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना किसी भी चीज़ को, और उसके बाद निष्कर्ष पे हम निकलते हैं कि इसका निष्कर्ष ये निकला। ठीक है, तो ये तीनों ही प्रक्रियाएं प्रयोगात्मक विधि से संबंधित हैं, इसके चरण हैं। तो इसलिए ये D ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, पर्यावरणीय शिक्षा की ह्यूरिस्टिक विधि को किसने प्रतिपादित किया था। तो सही आंसर है इसका A, N.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, A ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए, जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाला होगा उसको मैं डिस्कस कर दूंगा। अब जैसे ये चौथा क्वेश्चन है, इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें तो बस सीधा सीधा जो भी ह्यूरिस्टिक विधि जिस वैज्ञानिक ने बनाई है उसका नाम पूछा हुआ है यहाँ पर ओनली। ठीक है, जो भी, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम नाम बताएंगे। ठीक है, जहाँ पे डिस्कस करने के लिए वहाँ डिस्कस कर देंगे। बाकी आप लोग टेंशन मत लीजिए, जैसे ही ये मॉडल पेपर ख़त्म होंगे उसके बाद इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो विद डिटेल आएगी आपकी, तो उसमें सारी क्लियर कर दी जाएंगे, सारी डाउट्स। ठीक है, सभी सब्जेक्ट की कोशिश करूँगा लाने की पूरी तरह से, तो इससे आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। लेकिन इन मॉडल पेपर को ज़रूर अच्छे से तैयार कर लीजिए, यही आपके लिए मूल मंत्र है आपके एग्जाम में आपको सक्सेस दिलाने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, सर्वेक्षण विधि से। अब सर्वेक्षण विधि है, समझ में आ रहा है, सर्वेक्षण मतलब किसी
चीज़ के बारे में जानने के लिए, आंकड़ों को जानने के लिए ये बात की। सर्वेक्षण का मतलब ही होता है आंकड़ों को पता लगाना, ठीक है। तो सर्वेक्षण विधि से छात्रों को पर्यावरणीय शिक्षा में सिखाया जा सकता है। तो अब इसके ऑप्शन है आंकड़े एकत्रित करना, बिल्कुल। लोगों के मत को जानना, बिल्कुल सर्वेक्षण विधि में यही होता है। तीसरा है सामाजिक प्रत्याशा को जानना, ये भी होता है, यानी कि सामाजिक प्रत्याशा को जानना, यानी सामाजिक रूप से लोग क्या सोच रहे हो किसी भी सर्वेक्षण के बारे में, ठीक है। तो इसके लिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, ये सभी आंसर इसके सही होंगे। तो डी आंसर सही होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, पर्यावरणीय शिक्षा की निम्नलिखित में से सबसे प्रभावशाली विधि है। तो सही आंसर रहेगा इसका सी, परियोजना विधि, यानी कि प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि से ही हम पर्यावरण शिक्षा को अच्छे से सीख सकते हैं। तभी आपने देखा होगा जब आप 11th 12th या 9th 10th में रहे होंगे, वहाँ पे पर्यावरण जब पढ़ाया गया था तो वहाँ पे मॉडल्स बनवाए जाते थे, प्रोजेक्ट बनवाए जाते थे आपसे। तो वही एक सबसे आसान विधि होती है जो पर्यावरण को अच्छे से प्रभावी तरीके से सिखा सकती है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट विधि इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7, पर्यावरणीय शिक्षा की किस विधि से आस पास के वातावरण में हुई दुर्घटना को नहीं समझा जाता है। तो इसका सही आंसर रहेगा आपका ए, व्याख्यान विधि के द्वारा, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 7वें क्वेश्चन का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी विधि अनौपचारिक शिक्षण की विधि है। अनौपचारिक शिक्षण की विधि इन्होंने पूछी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, प्रौढ़ शिक्षा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ह्यूरिस्टिक शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसका सही आंसर होगा बी, ह्यूरिस्को शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, ह्यूरिस्टिक की, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, ह्यूरिस्को। तो इनको अच्छे से देख लीजिएगा ऑप्शन को, बस देखिए। आज जैसे फर्स्ट वाला है, फर्स्ट ऑप्शन है इसका ह्यूरिको है, वो में एस नहीं लगा है। ऐसे थर्ड वाले में ह्यूरिकोज लिखा हुआ है, और जो आपका डी है इसमें हेरिकोन्स लिखा हुआ है, ठीक। ये डिफरेंस है, तो इतने ये डाउट हो जाता है यहाँ पर। तो इसको याद करने का तरीका होता है, आप लिख के 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए इस ऑप्शन की, ठीक है, आपको डाउट बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10, ह्यूरिस्टिक का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ए, खोजना, ठीक है, किसी भी चीज़ को सर्च करना यानी खोजना। अगला क्वेश्चन नंबर 11, प्राथमिक कक्षाओं के लिए पर्यावरणीय शिक्षा की प्रभावशाली विधि क्या है। तो इसका सही आंसर होगा सी, कहानी विधि। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण को कहानी के माध्यम से समझाया जाता है, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कहानी विधि। अगला क्वेश्चन नंबर 12, पर्यावरणीय शिक्षा की अनौपचारिक विधियां हैं। तो अब पर्यावरणीय शिक्षा की अनौपचारिक विधियां कौन कौन सी है। तो पहली विधि है आपकी प्रौढ़ शिक्षा, दूसरी विधि है गैर सरकारी संगठन और शोध एवं विकास कार्य, इससे भी पर्यावरण के बारे में सीखा जा सकता है, और जन संचार एवं कार्यशालाएं, ये भी पर्यावरणीय शिक्षा की अनौपचारिक विधियां हैं। तो ये सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे, इसीलिए इसका उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, समस्या समाधान विधि के चरण में शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा डी, समस्या के प्रति जन चेतना, यानी कि समस्या समाधान विधि के चरण में शामिल नहीं है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ कंफ्यूज मत होना, नहीं पूछा गया है, तो इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, समस्या के प्रति जन चेतना का न होना, यानी समस्या के प्रति बिल्कुल भी नहीं सोचना, ठीक है। ये समस्या विधि के चरण में शामिल नहीं होता है। समस्या विधि का मतलब होता है कि आप उस समस्या के बारे में सोच रहे हैं, उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ तो यही पूछ रहा है कि आप उसके बारे में बिल्कुल भी ना सोच रहे हैं, ठीक। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14,
प्रायोजना वह उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे पूर्ण मनोयोग से सामाजिक पर्यावरण में कार्यान्वित किया जाता है। यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर होगा आपका सी, किल पैट्रिक का ये कथन है। अगला क्वेश्चन नंबर 15, प्रयोजना एक समस्यात्मक कार्य है जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत पूर्ण किया जाता है। यह कथन किसका है? तो सही आंसर होगा ए, प्रोफेसर स्टीवेंसन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, किस विधि में छात्र श्रोता मात्र होते हैं? तो सही आंसर रहेगा सी, व्याख्यान विधि में। अब व्याख्यान विधि पता चल रहा है किसी भी चीज़ की व्याख्या की जा रही है, बखान किए जा रहा है। तो अब जैसे किसी भी चीज़ के बारे में आप जब बताओगे तो वो सुना ही जाएगा, उसको लिखा थोड़ी जाएगा या फिर देखा नहीं जाएगा। ठीक है, तो उसको सुनते हैं, जो भी भाषण दिए जाते हैं वो सुना जाता है। इसलिए व्याख्यान विधि हमेशा इसमें छात्र जो होते हैं वो श्रोता का रूप प्रकट करते हैं, यानी कि श्रोता की भूमिका प्रकट करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, छात्रों को अवगत कराने वाली प्रत्यक्ष विधि कौन सी है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका बी, भ्रमण विधि। भ्रमण विधि के द्वारा ही हम छात्रों को कई प्रकार की चीज़ों से अवगत करा सकते हैं। ठीक है, जब तक हम भ्रमण नहीं कराएंगे तो बच्चा जानेगा ही क्या उसके बारे में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सर्वप्रथम सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की मानव विकास के संदर्भ में किस समूह ने परिभाषा दी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ ने दी थी। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब रहेगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, किस आयोग ने सतत विकास की सबसे सटीक परिभाषा दी थी? तो इसका सही आंसर होगा आपका सी, ब्रुकलैंड कमीशन 1987 ने। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, ब्रुकलैंड कमीशन द्वारा दी गई परिभाषा का शीर्षक था। तो सही आंसर होगा ए, हमारा साझा भविष्य। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 21, भविष्य की पीढ़ियों को यानी कि भविष्य की पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता से बिना समझौता किए वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करना सतत विकास हेतु उक्त परिभाषा किसने दी है? तो इसका सही आंसर रहेगा डी, ब्रुकलैंड समूह ने। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, प्रकृति लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करती है यानी कर सकती है और उनके लालच को नहीं। ठीक है, जो प्रकृति होती है वो लोगों की आवश्यकताओं को तो पूरा कर सकती है लेकिन उनके लालच को कभी नहीं पूरा कर सकती। तो यह सतत विकास के संदर्भ में उक्त परिभाषा किस व्यक्ति ने दी है? तो ये परिभाषा वाले जितने भी हैं इनको अच्छे से पढ़ लेना, एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, इन क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, महात्मा गांधी जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, सतत विकास को अन्य नामों से जाना जाता है। अन्य किस नामों से जाना जाता है? तो टिकाऊ विकास के नाम से भी जानते हैं, धारणीय विकास के नाम से जानते हैं और निर्वहनीय विकास के नाम से जानते हैं। तो डी ऑप्शन सही होगा उपरोक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, संपोषणी विकास यानी कि सतत विकास की मुख्य अवधारणा कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि आवश्यकताएं और पीढ़ियां ये दोनों ही सतत विकास की मुख्य अवधारणा है। तो ए और बी दोनों। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 25, हमारा साझा भविष्य यानी कि आवर कॉमन फ्यूचर नामक शीर्षक कब जारी हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ए, 1987 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग का अन्य नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा बी, पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग। ठीक है, पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग।
तो ये इसका नाम हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। अगला क्वेश्चन नंबर 27, सतत विकास के अंतर्गत आवश्यक तत्व निहित है। किसमें निहित है? तो आर्थिक समृद्धि में निहित है, सामाजिक आयाम में निहित है और पर्यावरणीय आयाम में निहित है। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 है, मानव के अस्तित्व की बुनियादी शर्त क्या है? सही आंसर हो जाएगा सी, सतत विकास। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, सतत विकास की प्राप्ति हेतु ऊर्जा के कौन से घटक लाभकारी होते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ए, सूर्य, पवन और ज्वारीय ऊर्जा बहुत ही लाभकारी घटक होते हैं। तो ए ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 29 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। नवीनकरणीय संसाधन नहीं है इनमें से, तो सही आंसर हो जाएगा डी, जीवाश्म। जीवाश्म ईंधन को हम नवीकरणीय संसाधन में नहीं शामिल करते, क्योंकि जीवाश्म जो होते हैं वो दोबारा से उत्पन्न नहीं हो सकते, वो एक बार नष्ट हो जाते हैं तो नष्ट ही हो जाते हैं ऐसे संसाधन। ठीक, तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, सतत विकास के लिए मूलभूत विचार कौन से हैं? तो सही आंसर हो जाएगा इसका नवीकरणीयता, प्रतिस्थापन और आत्मनिर्भरता। ठीक है, ये सभी सतत विकास के मूलभूत विचार हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 32, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ? सही आंसर होगा 1992 को, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा बी, रियो डी जेनेरियो में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, पर्यावरणीय शिक्षा का अभिप्राय सदनागरिक विकास करने के लिए संपूर्ण पाठ्यक्रम को पर्यावरणीय मूल्यों एवं समस्याओं पर केंद्रित करना है। उपर्युक्त परिभाषा किस व्यक्ति ने दी है? तो सही आंसर हो जाएगा सी, टेलर और चैपमैन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, पर्यावरणीय शिक्षा के संदर्भ में शिक्षक की भूमिका क्या है? तो शिक्षक की भूमिका जो होती है वो महती और बाल केंद्रित होती है। तो ए और सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 36, पर्यावरणीय संरक्षण और सतत विकास हेतु विद्यालय की मुख्य भूमिका कौन सी होती है? तो इसका सही जवाब रहेगा आपका बाल सभा में पर्यावरण के प्रति जागरूक करना, विद्यालयों में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम लागू करना, ये भी सही है, छात्र संसद का बजट निर्माण और स्वीकृति एवं उसका उपयोग करना, ये भी इसी में सम्मिलित होता है। ये सभी इसकी मुख्य भूमिकाएं हैं पर्यावरणीय संरक्षण एवं सतत विकास हेतु। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, उपर्युक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। पर्यावरणीय शिक्षक के दायित्व है, सही आंसर हो जाएगा बी, पर्यावरण के प्रति जागरूक करना उसका प्रथम दायित्व होता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा 37 नंबर क्वेश्चन का। चलिए प्रश्न संख्या 38 को देखते हैं। पर्यावरणीय शिक्षा के संदर्भ में शिक्षक को जनतंत्रात्मक पहल हेतु क्या करना चाहिए? तो उसको वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहिए, निबंध लेखन करना चाहिए, रेडियो टेलीविज़न पर समाचार सुनने की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर जनतंत्रात्मक यानी कि हमारी जनता को अगर समझाना है तो उनके लिए ये कदम आपको उठाने पड़ेंगे। तो डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरणीय शिक्षक की मुख्य भूमिका क्या होती है? तो पर्यावरणीय शिक्षक की मुख्य भूमिका होती है आपकी पर्यावरण के प्रति पाठ्य सह सामग्री क्रियाकलापों द्वारा छात्रों को जागरूक करना,
और सफाई व्यवस्था में छात्रों की सहभागिता कराना। तीसरा है आपका वृक्षारोपण तथा पौधों को गोद लेना, यानी पौधों को गोद लेना। बच्चों से कहिए कि आप लोग वृक्षारोपण करिए और पौधों को गोद लीजिए, यानी कि एक एक या दो दो पौधों की जिम्मेदारी लीजिए कि आप इनको बड़ा करेंगे, लगा करके इनकी देखभाल करेंगे। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। उपर्युक्त सभी इसमें हो जाएंगे पर्यावरण शिक्षक की भूमिका में। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा 39 क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 40। पर्यावरणीय शिक्षक को शैक्षिक भ्रमण की योजना बनानी चाहिए। तो सही आंसर होगा बी, विशिष्ट स्थलों हेतु। ठीक है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि पर्यावरणीय शिक्षण को जब शैक्षिक भ्रमण की योजना बनानी है तो उसे विशिष्ट स्थलों के लिए बनानी चाहिए। कि सामान्य स्थल सबको पता होते हैं, प्रसिद्ध स्थल लोग अक्सर जाते ही हैं। तो विशिष्ट स्थल का मतलब होता है जैसे स्पेसिफिक चीज़ें जहाँ लोग कम पहुँच पाते हैं और वो बहुत ज़रूरी होती है आपके लिए, उनके बारे में जानकारी देना। तो ऐसे स्थलों को सम्मिलित जरूर करना चाहिए भ्रमण योजना में। ठीक है, इसलिए 40 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। पर्यावरणीय शिक्षा में शैक्षिक भ्रमण से छात्रों को क्या लाभ होता है? तो इसके ऑप्शन देखते हैं। विशेष स्थलों के बारे में जान सकते हैं वो लोग, और दूसरा है पर्यावरण प्रदूषण के प्रभाव को समझ सकेंगे। अवलोकन क्षमता का विकास होगा उनके, जब वो भ्रमण करेंगे। शैक्षिक भ्रमण जब छात्र करते हैं पर्यावरण का, तो वो उसके बारे में अच्छे से जान सकते हैं। तो इसलिए तीनों चीज़ें इसकी, तीनों ही ऑप्शन ये आपके सही होंगे क्वेश्चन नंबर 41 के, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। पर्यावरणीय शिक्षा के माध्यम से शिक्षक अपने छात्रों में विकसित करता है। तो सही आंसर रहेगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि आदतों का विकास करता है, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता और अवलोकन क्षमता का विकास करता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। इकोलॉजी क्लब में क्या शामिल नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा डी, कटी लकड़ी के टुकड़े बिल्कुल शामिल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। इकोलॉजी क्लब का लाभ है। सही आंसर हो जाएगा डी, सभी हो जाएगा इसका सही। अब इसके लाभ देख लेते हैं। पर्यावरण संरक्षण का ज्ञान हो जाता है इससे, स्वच्छता एवं पोषण पर ध्यान रखा जाता है, और पर्यावरणीय साहित्य का ज्ञान हो जाता है। ये सभी इकोलॉजी क्लब के लाभ हैं। तो डी ऑप्शन सही होगा 44 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। पर्यावरण शिक्षा हेतु विद्यालय की भूमिका क्या होती है? तो विद्यालय की भूमिका होती है छात्रों को खेल नाटक से जागरूक करना, दूरदर्शन रेडियो पर शैक्षिक कार्यक्रम दिखाना, और भोजन स्वच्छता एवं जल संरक्षण के उपाय बताना। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 46। पर्यावरणीय संरक्षण में विद्यालय की भूमिका क्या रहती है? तो इस विद्यालय की भूमिका पर्यावरणीय संरक्षण में रहती है विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कराना और कृत्रिम संसद का मोकेशन आयोजित करना। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। पर्यावरणीय संरक्षण से छात्रों के भीतर फिलिंग्स का विकास होता है। तो पर्यावरणीय संरक्षण से छात्रों के अंदर रचनात्मकता का विकास होता है, अवलोकन क्षमता का विकास होता है, और उनकी सहन क्षमता का यानी कि सहनशीलता का भी विकास होता है। तो डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर, उपर्युक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। ऐतिहासिक प्रकरणों तथा कठिन पर्यावरणीय संरक्षण के अध्ययन के प्रत्ययों को किस विद्या के द्वारा बोधगम्य एवं सुगम बनाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अभिनय विद्या के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। सामाजिक पर्यावरण के अध्ययन
की विषय वस्तु क्या है? सही आंसर हो जाएगा ए, मनुष्य एवं अन्य जैविक समुदाय के मध्य संबंधों का अध्ययन करना। ए ऑप्शन सही होगा बिल्कुल 49 क्वेश्चन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बढ़ते हैं। सामाजिक पर्यावरण के अध्ययन का क्षेत्र क्या है? सही आंसर हो जाएगा सी, मानव के प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन करना। सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 51, पर्यावरण अध्ययन किस विषय के रूप में है? तो सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, यानी कि क्षेत्रीय विषय के रूप में है और परंपरागत विषय के रूप में है। सी ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 51 का। अगला क्वेश्चन नंबर 52, समकलित पर्यावरण अध्ययन से जुड़ा विषय है। सही आंसर है आपका डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि वनस्पति विज्ञान, सहयोग और सहिष्णुता। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 53 है, वर्तमान में विभिन्न पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो चुकी हैं जिनमें शामिल नहीं है। तो सही आंसर होगा ए, आयोजन क्षरण। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 54, पर्यावरण शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए शैक्षिक भ्रमण और सेमिनार जैसी पाठ्य सहगामी क्रियाओं के लिए आवश्यक धन है। तो सही आंसर हो जाएगा डी, बी और सी दोनों, यानी कि प्रशासन से मदद लेंगे और सी अभिभावकों से मदद लेंगे। तो डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 55, प्रकृति संरक्षण से संबंधित कार्य है। तो प्रकृति संरक्षण से संबंधित कार्य वृक्षारोपण होता है, पेड़ पौधों की सुरक्षा करना और जल क्षेत्रों की सफाई करना। ये सभी प्रकृति संरक्षण के अंतर्गत आते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 56, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की ह्यूरिस्टिक विधि में, तो इसका सही आंसर होगा ए, बालकों को अनुसंधानकर्ता की स्थिति में रखा जाता है। ठीक है, ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 57, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में पर्यटन विधि है। तो पर्यटन विधि से क्या होता है? तो सही आंसर आएगा सी, पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति बालक को जागरूक किया जा सकता है घुमा फिरा कर। ठीक है, यानी कि पर्यटक विधि का मतलब होता है आपका बच्चों का भ्रमण कराना, यानी भ्रमण विधि भी इसको बोल सकते हैं हम लोग। सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58, समय तथा धन की दृष्टि से अमितव्ययी होते हुए भी बालकों को पर्यावरण अध्ययन का प्रत्यक्ष ज्ञान कराने हेतु उत्तम विधि है। तो सही आंसर रहेगा ए, प्रदर्शन विधि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, भौतिक एवं जैविक पर्यावरण शिक्षण की अन्वेषण विधि का अर्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अध्यापक के मार्गदर्शन में बालक स्वयं खोजे। डी ऑप्शन सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं आप। किसी बालक को उसके वातावरण पर आधारित ज्ञान दिए जाने की विधि को कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा सी, अवलोकन विधि कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण की पर्यटन विधि में उपयोग में लाए जा सकते हैं। तो विज्ञान संग्रहालय भी लाया जा सकता है, चिड़ियाघर भी, और विज्ञान प्रदर्शनी भी लाई जा सकती है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये भी आंसर आपको पता होगा, आप अपने स्कूल में जब पढ़े होंगे उस टाइम पे आपने इस विधि का यूज जरूर किया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 है हमारा, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की कौन सी विधि सबसे प्रभावशाली होती है? तो सही आंसर होगा बी, कहानी विधि। ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 63 है, पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है? तो सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि आवश्यकता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत और जीवन से संबंधित होने वाला सिद्धांत। तो इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64,
पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा डी, विचार गोष्ठी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, IEEP का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट एजुकेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, इस फुल फॉर्म को जरूर याद रखना। फुल फॉर्म जितनी भी है वो एक भी मत छोड़ देना किसी भी मॉडल पेपर से। ठीक है, और कोई भी सब्जेक्ट हो, एक या दो फुल फॉर्म जरूर देखने को मिलेगी आपको। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा 65 का। क्वेश्चन नंबर 66 है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों को देखने के लिए निम्नलिखित में से किस आकलन सूचक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए? सही आंसर होगा बी, उपचारात्मक शिक्षण करना। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा बी, राजनीतिक संरक्षण पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु के रूप में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो बी ऑप्शन मेरे को करेक्ट होगा 67 का। क्वेश्चन नंबर 68 है, पर्यावरण शिक्षा की बहुउद्देशीय ज्ञान विधि कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा सी, क्विज प्रतियोगिता। चलिए क्वेश्चन नंबर 69, पर्यावरण शिक्षा में निम्न विषयों की सहभागिता होती है। तो पर्यावरण शिक्षा में आपकी सामाजिक विषय की भी सहभागिता होती है, वैज्ञानिक विषय की भी होती है और भाषा एवं साहित्य विषय की भी सहभागिता होती है। जिन्होंने क्लास की होगी पुरानी, उसमें भी ये क्वेश्चन देखने को मिला था। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 70, भ्रमण किस विधि से संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ए, निरीक्षण विधि से। ठीक है, भ्रमण को हम निरीक्षण विधि में शामिल करते हैं। सही है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 70 का। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता सभी के लिए संभव नहीं है? सही आंसर हो जाएगा कठपुतली मंचन। ए, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 72, भौतिक पर्यावरण के तत्व हैं। सही आंसर है इसका डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि क्षेत्रीय संबंध, मिट्टी, जलवायु और जल राशियाँ एवं खनिज पदार्थ, ये सभी भौतिक पर्यावरण के तत्व हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण शिक्षा के बहुविषयक उपागम हैं। सही आंसर होगा ए देखते हैं, साहित्य और धर्म, बिल्कुल सही है। व्यवसायिक शिक्षा, भूगोल अर्थात ये भी सही है। और समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, नागरिक शास्त्र, ये सभी पर्यावरण शिक्षा के तहत आते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा, उपर्युक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, पर्यावरण शिक्षा के अंतर विषयक उपागम है। सही आंसर है आपका डी, सभी सही है इसमें। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, स्वास्थ्य विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, मृदा विज्ञान, कृषि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान और पारिस्थितिकी। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। ये तो आप ऐसे ही दे सकते हैं आंसर इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 75, पर्यावरण शिक्षा की शिक्षण विधियाँ कौन सी हैं? तो पर्यावरण शिक्षा की शिक्षण विधि है, प्रयोग विधि होती है, प्रयोजन विधि और व्याख्यान विधि भी होती है और प्रदर्शन विधि भी होती है। तो ये सभी पर्यावरण शिक्षण की विधियाँ हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर 75 क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 76, परियोजना पद्धति में पद होते हैं। तो परियोजना पद्धति में पद होते हैं समस्या का चुनाव और कार्य का नियोजन करना, कार्य विधि का मानकीकरण और कार्य करना, और रिपोर्ट तैयार करना एवं उसका मूल्यांकन करना। सी, यानी कि सभी ऑप्शन इसके सही होंगे। तो डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, उपर्युक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा देने हेतु कौन सी विधि प्रयुक्त में लाई जाती है? तो सही आंसर रहेगा डी, उपर्युक्त सभी। निरीक्षण विधि, खेल विधि, योजना विधि और शैक्षिक पर्यटन विधि एवं नाटकीय विधि, ये सभी प्रयोग में लाई जाती है प्राथमिक स्तर पर। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, माध्यमिक शिक्षा स्तर पर पर्यावरण शिक्षा देने हेतु कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि और शैक्षिक
पर्यटन विधि, ये सभी उपयोग में लाई जाती हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 है, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा स्तर पर पर्यावरण शिक्षा देने हेतु कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? तो इसका भी सही आंसर आ जाएगा डी, उपरोक्त सभी, यानी कि व्याख्यान विधि, क्रियात्मक अनुसंधान विधि और सामूहिक वाद विवाद विधि और सर्वेक्षण विधि एवं प्रयोगात्मक विधि, सभी तरह की विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर भी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, उच्च शिक्षा स्तर पर पर्यावरण शिक्षा देने हेतु कौन सी विधि उपयोग में लाई जाती है? तो ये देखिए सभी शिक्षा स्तर पर इन्होंने ये क्वेश्चन बना दिए हैं, ठीक है। तो इससे सारे क्वेश्चन एक न एक तो आपको देखने को मिल ही जाएगा पेपर में। तो इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, सेमिनार एवं कार्यशाला विधि, प्रयोगात्मक विधि एवं सर्वेक्षण विधि और अंत अनुशासकीय आयाम। तो डी ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा 80 क्वेश्चन का, उपर्युक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत समस्त सहायक साधनों को कितने भागों में बांटा जाता है? सही आंसर हो जाएगा सी, उपर्युक्त दोनों, यानी कठोर साधन और मृदुल साधन के रूप में, यानी कि हार्डवेयर मीन्स और सॉफ्टवेयर मीन्स। सी ऑप्शन सही होगा 81 का आंसर। अगला क्वेश्चन 82, शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत कठोर साधन यानी कि हार्डवेयर कौन कौन से हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी, टीवी, टेप रिकॉर्डर, रेडियो और फिल्म स्ट्रिप एवं सीसीटीवी। तो सभी ऑप्शन सही होंगे, डी सही होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन 83, शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत मृदुल साधन कौन कौन से हैं? तो विधियाँ होती हैं मृदुल साधन में, युक्तियाँ और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, सभी ऑप्शन आपके ठीक हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 84, जनसंचार के मुद्रित माध्यम कौन कौन से हैं? तो जनसंचार के मुद्रित माध्यम है आपके समाचार पत्र, एनसाइक्लोपीडिया और पत्रिकाएं एवं साहित्य और जर्नल्स, ये सभी जनसंचार के मुद्रित माध्यम हैं, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर भी करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, जनसंचार के अमुद्रित माध्यम कौन से? देखिए वहाँ पर पूछा था मुद्रित माध्यम, अब इस क्वेश्चन में पूछा है अमुद्रित माध्यम। तो यहाँ पर भी डी ऑप्शन करेक्ट होगा, फिल्म स्ट्रिप, प्रोजेक्टर, दृश्य माध्यम, OHP और कंप्यूटर सिनेमा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर भी करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 86, भारत में दूरदर्शन का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था? ये क्वेश्चन भी बहुत ज़रूरी है। तो इसका सही आंसर होगा ए, 15 अगस्त 1959 को दिल्ली में हुआ था, ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, इको क्लब क्या है? तो सही आंसर होगा ए, पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाला समूह है एक, ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, न्यूमैन ने पर्यावरण शिक्षा के कार्यक्रम को कितने भागों में विभाजित किया है? तो ये सभी भागों में ही विभाजित किया है इन्होंने, पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण विज्ञान, पर्यावरण अभियांत्रिकी और अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रम। तो डी ऑप्शन सही होगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 89, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा डी, 1 और 2 केवल, ठीक है, 1 और 2 यानी कि वृत्तांत और कहानियों के माध्यम से। डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, यहाँ पर ये दोनों सही है, वृत्तांत और कहानियाँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनको जानवरों का चित्र बनाने के प्रेरित करने का उद्देश्य है। तो इसका सही आंसर होगा 90 का आपका बी, पहला, दूसरा और तीसरा इसके सही, यानी सभी के सभी सही है। बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, दूसरा बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, तीसरा है बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। तो बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, 90 का बी, यानी कि सभी ऑप्शन सही होंगे यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? तो सही आंसर हो जाएगा डी, 1 से 2 की कक्षाओं के भाषा और गणित के माध्यम से
पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। तो डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पर सही होगा सी 1 2 3 तीनों ही होंगे, पहला दूसरा तीसरा। यहाँ पर ये वाला गलत आंसर है, चौथा ऑप्शन गलत होगा आपका। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा 92 का। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपगिर प्रकरण है? तो इसका सही आंसर होगा ए जानवर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा बी वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? तो सही आंसर होगा सी बच्चों के उत्तरों को सही या गलत आंकना। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 95 क्वेश्चन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 की ओर बढ़ते हैं। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, यह इंगित करता है। तो सही आंसर होगा इसका ए पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 से कक्षा 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। तो सही आंसर होगा डी पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित में से सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? सही आंसर हो जाएगा बी ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 99। पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है क्योंकि? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए दूसरा और तीसरा इसका सही ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है, और तीसरा है समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली साधन है, यानी कि संसाधन है? तो इसका सही आंसर होगा ए 1 2 3। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा ये सही है। पर्यावरण के सदस्य, परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य और समाचार पत्र। ठीक है, इसलिए ए ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? सही आंसर हो जाएगा डी 1 2 3 1 और 3 4 सही है, दूसरा गलत है यहाँ पर। यानी कि बच्चों की सक्रिय भागीदारी और पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सीखना और बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 102 है।